लेट अस बिगिन द जर्नी सो कॉल्ड द यूपीएससी जर्नी, और हम लोग इसको चालू करते हैं। तो सबसे पहले तो जितने भी हमारे भाई बहन जुड़े हैं अक्रॉस द कंट्री, वेलकम एंड रियली थैंकफुल कि आप लोग जुड़े हैं अपना समय निकाल के। सो इन द नेक्स्ट आवर विल ट्राई कि हम लोग उसमें कितना मीनिंगफुल एंड कंस्ट्रक्टिव आउटपुट निकाल सकें। एंड एज द टाइटल सजेस्ट, आई विल नॉट बी गिविंग यू द कन्वेंशनल वेज, जो भी अनकन्वेंशनल वेज हैं, जिस तरह से जर्नी रही है और जिस तरह से एक कोशिश रही है अभी तक की कि कुछ मीनिंगफुल कंटेंट लोगों के साथ शेयर किया जाए, वो हम लोग करेंगे। तो मेरा नाम मनीष कुमार है और मैं 2017 बैच का आईएएस ऑफिसर हूँ एंड आई एम वर्किंग एज डीडीसी ईस्ट सिंहभूम जमशेदपुर, करेंटली झारखंड काडर ऑफिसर। मैंने 2017 में ये एग्ज़ाम निकाला था और इसके साथ साथ इससे पहले जो मेरी जर्नी रही थी, आई एम बॉर्न बॉट अप इन झारखंड ओनली। लातेहार एक नक्सल डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे मेरा जन्म हुआ, और उसके बाद से फिर पढ़ाई लिखाई यहीं से करते हुए आईआईटी कानपुर से मैंने ग्रेजुएशन किया केमिकल इंजीनियरिंग में। और आफ्टर डूइंग माय बीटेक एमटेक डिग्री फ्रॉम आईआईटी, हम आई वर्कड इन एन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, डीबी डॉइच बैंक में मैंने काम किया 4 साल, और वहीं पे काम करते करते तैयारी की और उसको हम लोग इसको एग्ज़ाम को क्लियर कर पाए। सो जो इसका स्ट्रक्चर है इस पूरे लेक्चर का या सो कॉल्ड इंटरेक्शन का, वो ऐसा रहेगा कि कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं जिस पर हम लोग पहले डिस्कशन करेंगे, एंड देन विल कम टू द डाउट्स ऑल्सो दैट यू आर कीपिंग राइटिंग ऑन द चैट, और मैं जर्नी से भी आपको रूबरू कराऊंगा। तो जो यूपीएससी था उसमें मेरा जो ऑप्शनल था वो साइकोलॉजी था, और साइकोलॉजी की तैयारी मैंने कैसे की, मैंने मेंस में, इंटरव्यू में और प्रीलिम्स में क्या क्या मटेरियल को ढूंढा, किस तरह से चीज़ों को एनालाइज किया, ये भी हम लोग देखेंगे आगे। और जो भी लोग बाद में भी ये वीडियो देख रहे हैं, फॉर देम ऑल्सो आई थिंक आई विल ट्राई कि मैं जो भी जर्नी है उसको रिफ्लेक्ट बैक कर सकूं और प्रॉपर्ली आपको बता सकूं। तो सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं कि एक बहुत ही प्यारा कोटेशन है। जो लोग कहते हैं कि इफ आई कैन क्लियर एनी एग्जाम या यूपीएससी तो आप भी कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो, या मैं निकाल सकता हूं तो आप भी निकाल सकते हैं। ये बहुत अच्छा कोटेशन है, सुनने में भी अच्छा लगता है, परंतु उसमें एक कैविएट है कि इफ आई कैन डू यू कैन ऑल्सो डू, और वहाँ पे एक टैग लगा रहता है। वो जो टैग है उसमें है कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं, अगर आपने जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जैसे कोई चीज़ आप खरीदते हैं उसी तरह से, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, इन चीज़ों को अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप हार्डवर्क करते हैं, पॉजिटिव मोटिवेशन को रखते हैं, मोमेंटम को कैरी करते हैं, तो निश्चित तौर पे एग्ज़ाम को निकाला जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरा इम्पोर्टेंट सजेशन है कि लाइफ इज़ ग्रेटेस्ट टीचर, और लाइफ एग्ज़ाम से बहुत बड़ा है। तो इसीलिए मैं इस पूरे पर्सपेक्टिव में आपको यही बताना चाहूँगा कि मैंने जो भी चीज़ें सीखी हैं उसमें लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है। कई बार आपको बुक्स वगैरह कई सारे टॉपर्स बता चुके हैं, मैं उन सारी चीज़ों में डेल्व डाउन नहीं करूँगा। मैं आपको सीधे बताऊँगा कि ये यूपीएससी की जर्नी क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे करनी चाहिए, या किसी भी एग्ज़ाम की, और उसमें मेहनत अगर करनी है तो उसके आउटपुट हमें क्या एक्सपेक्ट करने चाहिए। तो सबसे पहले तो यार यूपीएससी की तरफ आदमी क्यों आता है, तो मुझसे अगर कोई पूछे तो यूपीएससी का फुल फॉर्म मैं तो यही बोलूंगा कि अनलिमिटेड पोटेंशियल टू शोकेस योर कैपेबिलिटी। आपकी जो कैपेबिलिटी है उसको दिखाने के लिए यू फॉर अनलिमिटेड, पी फॉर पोटेंशियल, सी फॉर शोकेसिंग एंड सी फॉर कैपेबिलिटी। ये एक ऐसा मंच है जो आपको ये देता है, और ये जो इसी से हम लोग अट्रैक्ट होते हैं कि हमारा जो पोटेंशियल है, अगर हम इस एग्जाम को निकाल पाते हैं तो हम इस कैपेबिलिटी को दिखा पाते हैं। और ये प्लेटफॉर्म कैसा है, आफ्टर यू बिकम आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईएफओएस, आईएफएस ऑफिसर, इट इज द अल्टीमेट प्लेटफॉर्म टू सर्व विद केयर। अगर यूपीएससी करें तो अल्टीमेट प्लेटफॉर्म टू सर्व विद केयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, कैसा कैंडिडेट होना चाहिए जिसका निकलने का चांसेस रहता है, तो ये भी मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ कि इन अगेन माय लिमिटेड एक्सपोजर, आई बिलीव कि utmost positive and passionate, U for utmost, P for positive and passionate, S for soulful and C for cheerful and caring। अगर कोई कैंडिडेट है जो कि utmost पॉजिटिव है, पैशनेट है,
एंड इज सोलफुल एंड चीयरफुल एंड केयरिंग इन अप्रोच, वैसे लोगों के लिए यूपीएससी का एग्जाम इज अ गुड जर्नी। अब कई बार हम लोग देखते हैं कि जब कोई टॉप कर जाता है तो हम लोग फिर उसका इंटरव्यू लेते हैं, उससे हम लोग पूछते हैं कि आपका कैसा रहा, लेकिन जर्नी पे बहुत कम बल रहता है। मतलब पोस्ट रिजल्ट, पोस्ट फैक्टो वी स्टार्ट बिलीविंग कि हाँ इनकी जर्नी अच्छी रही होगी, और फिर हम लोग डॉट्स को जोड़ते हैं। और कई ऐसी जर्नी है, कई ऐसे रिवर्स हैं, रिवर्स स्ट्रीम्स हैं जो कि अच्छा करते हैं, लेकिन रिजल्ट अगर नहीं आ पाता है तो उसको हम लोग फिर कहीं ना कहीं उस जर्नी से नहीं सीखते हैं। तो मुझे लगता है कि इट इज हाई टाइम वी नीड टू डॉक्यूमेंट दोज जर्नीज ऑल्सो, जिसमें कि दो द आउटपुट वॉज नॉट द फेवरेबल वन, बट द जर्नी itself was very positive and meaningful। और मैं सबसे पहले यही बोलूंगा कि जितने भी एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं, और इफ यू आर इवन प्रिपेयरिंग फॉर इट, you should only prepare if you are going to persist with the passion, if you are going to do it day in day out। अगर आप 2 साल 3 साल या 1 साल के लिए लगातार डे इन डे आउट एक रूटीन को फॉलो कर सकते हैं, दूसरा उसे खुश होकर उस जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं, तभी इस एग्जाम में आपको लीप ऑफ फेथ लेके आना चाहिए। जैसे बचपन में हम लोग एक थ्योरी पढ़ते थे एटम का, एक बहुत ही अच्छा थ्योरी, कहीं पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा कि इंसान को 80% ही खाना चाहिए जो भोजन लगता है, 80% खाने के बाद उसको स्टॉप कर देना चाहिए। उसी प्रकार से इंसान को एग्जाम में मैं इसे कोरिलेट करता हूँ, और 120% वर्क करना चाहिए फिटनेस पे, तो आदमी 100% सक्सेसफुल होता है। अगर 80% खाए और 120% फिटनेस पे काम करे, 100 के से ऊपर जाके, तब वो 100 के रिजल्ट को अचीव करता है इन लाइफ। अगर आप जितने भी रील्स हम लोग आजकल देखते हैं फिटनेस पे, उसी तरह से अगर आप एग्जाम देते हैं, किसी भी एग्जाम में आपको 120% एफर्ट दिखाना चाहिए, 80% एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, मतलब 120% हार्डवर्क होना चाहिए जिस एग्जाम का रिक्वायरमेंट है, और 80% होना चाहिए कि नहीं एग्जाम हम उससे लालच कह लीजिए या इच्छा कह लीजिए कि हमारा निकले। तो जब तक आप इस 40% गैप को नहीं क्रिएट कर पाते हैं, तब तक किसी एग्जाम को निकालने में दिक्कत होता है। उदाहरण के तौर पे जो हम लोग एटम का थ्योरी पढ़ते थे बचपन में, उसमें हम लोग क्या देखते थे कि जो एटम है, अगर वो जंप करता था ऑर्बिटल में, और अगर उसके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है तो वो जंप करने के बाद गिर जाता है। एक ऑर्बिटल से दूसरा ऑर्बिटल जंप नहीं कर पाता है, अगर उसको एक्स एनर्जी चाहिए तो उससे कम देने पे। अगर उससे ज्यादा एनर्जी होता है तो दूसरे ऑर्बिटल में कूद जाता है। यूपीएससी की जर्नी भी ऐसी है। अगर आपको प्रीलिम्स से मेंस में जितने नंबर चाहिए उससे कम का अगर आप एफर्ट डालते हैं, वो जो एनर्जी है, वो जो एफर्ट अगर कम है, तो आप फिर से प्रिलिमिनरी स्टेज में आ जाइएगा, फिर से आपको पूरी मेहनत करनी होगी। अगर आप उससे ज्यादा का डेल्टा का एफर्ट डालते हैं तो आप सेकेंड ऑर्बिटल, थर्ड ऑर्बिटल को क्लियर करते हुए एग्जाम निकाल सकते हैं, मतलब प्रीलिम से मेंस, मेंस से इंटरव्यू करते हुए निकाल सकते हैं। अगर आप इसको रेगुलरली फॉलो करते हैं, अगर आप पर डे इसमें मेहनत करते हैं और एफर्ट डालते हैं, देन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू अचीव गुड रिजल्ट्स। अब सवाल आता है कि हम पर डे मेहनत कैसे करें। तो मैं अपनी जर्नी से कुछ रिलूप करूंगा चीज़ों को। मैं दिल्ली में तैयारी नहीं किया था, मैंने कहीं कोचिंग नहीं की, मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर था और मुंबई में ही रह के मैंने तैयारी की थी, और प्रोफेशनल था, वर्किंग था, जॉब भी नहीं छोड़ा था, एंड वर्किंग प्रॉपरली, वहाँ भी 10 से 12 घंटे रेगुलर वर्क करता था। तो कई लोग जो काम करते हैं यहाँ पे, वो लर्निंग एंड अर्निंग कर्व को समझना बहुत जरूरी है। कई लोग क्या होता है कि दिल्ली चले जाते हैं, उस समय में मुझे एक डर लगता था कि मैं अगर दिल्ली गया तो एक फियर साइकोसिस था मेरे अंदर, कि मैं जब फर्स्ट ईयर में, मेरा एक अच्छा दोस्त था जिन्होंने भी बाद में आईएएस निकाला, पर उनके 3-4 साल लगे। थैंकफुली आई कुड क्लियर इट इन माई सेकेंड गुड अटेम्प्ट कहिए। और मतलब पहला अटेम्प्ट तो जो मैंने दिया था उसमें बहुत ही कम पढ़ाई की थी, मैं लंदन से लौट के आया था। सेकेंड अटेम्प्ट में 1-2 महीने के लिए किया था, फिर जब मैंने मेहनत की और एक नौकरी के साथ की तो इसको क्लियर कर पाया। प्रीलिम्स में मेरे ठीक ठाक नंबर थे, मेंस में अच्छे थे, इंटरव्यू में मेरे उस समय वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर आए थे, 201 आए थे। तो जो नंबर से अगर मैं उसको रिफ्लेक्ट करूं एनालिटिकल वे में, तो मैंने यही रिफ्लेक्ट किया कि दिल्ली नहीं जाना एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। उस समय भी मैं यही मानता था कि कोचिंग इज अ प्लेस वेयर यू कैन एक्चुअली लूज कॉन्फिडेंस if you are not picking up things on an everyday basis। मतलब मुझे ये फील होता था कि अगर आप दिल्ली जा रहे हैं और वहाँ पे एक ऐसा वातावरण है, ये मेरा पर्सपेक्टिव था, अगर मैं जाता हूँ नौकरी छोड़ के, सबसे पहले मेरे पास जो फाइनेंशियल
ऑटोनॉमी है, जो मैं अपने परिवार को सपोर्ट कर रहा हूँ, वो चला जाएगा। दूसरा, दिल्ली जाने के बाद हमें ये भी इश्यूज लगता था कि सेटलमेंट कैसे होगा, वहाँ इतना कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है। तीसरा कि मैं अगर जो फैमिली का प्यार और स्नेह है, जिसको लोग काफ़ी इग्नोर करते हैं इस प्रिपरेशन में, आपका जो मेंटल हेल्थ है, जो फैमिली आपको सपोर्ट करती है, अगर आपको घर का खाना अच्छा मिल रहा है, अगर आपकी माँ आपके साथ रह रही है, अगर आपके पिताजी आपके साथ रह रहे हैं, लोग कहते हैं कि सक्सेस बहुत स्वीट होता है। मैं कहता हूँ उस जर्नी के जो एलिमेंट्स होते हैं, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, जो आपको उनका स्नेह मिलता है, दैट इज समथिंग दैट यू एक्चुअली मिस व्हेन यू गो आउट इन अ कोचिंग सेंटर। उनसे आप जितना दूर होते हैं, उतना आपका जो पर्सनालिटी होता है वो धीरे धीरे अकेलापन की तरफ बढ़ता है। तो इसीलिए मुझे लगा था कि दिल्ली जाना एक डिफिकल्ट टास्क है। और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट जाता है, जो मेरा दोस्त गया था, उसने बोला यार थर्ड ईयर का पेपर देखो कितना बढ़िया लिख रहे हैं लोग। जब तक हम लोग ऐसा नहीं लिखेंगे जो थर्ड ईयर में पहुंच गए तैयारी में, मेंस में, तब तक तो मेंस ही नहीं निकलेगा। और उस समय हम लोग दोनों मेंस दे रहे थे। जब वो तीसरे साल लिखने के लिए गया तो उसने बोला यार पहले साल के बच्चे नया लिख रहे हैं, तीसरे साल तक आते आते मैं क्या वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ अपने नोट्स में। तो दैट इज द क्वेश्चन दैट इज एक्चुअली क्रिएटिंग टू मच कंफ्यूजन। इस बार यूपीएससी के आप देखेंगे एसए में भी आया होगा फोमो, एक वर्ड आया फोमो, सोशल मीडिया का फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आई थिंक कई बच्चे फोमो के कारण भी दिल्ली जाते हैं। और आज के समय में जो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, जो डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है टेक्नोलॉजी का, जैसे यूपीएससी टाइम्स जिसमें मैं अभी लाइव भी हूँ, इस तरह के कई सारे आपके पास चैनल्स आ गए हैं, कई सारे आपके पास रिसोर्सेज जिससे आप दूर में भी रह के तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है। अब जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इसमें, मैं आपसे 2-3 सवाल बहुत बेसिक पूछता हूँ, उसके बाद हम लोग तैयारी के एस्पेक्ट में आएंगे। मेरे पास अभी भी 2-3 मिनट है। एक बहुत बेसिक सवाल है, मैं धारावी में पढ़ाता था बच्चों को, तो मैं वहाँ पूछता था, हर सैटरडे संडे जाता था पढ़ाने, साथ ही साथ अपने जॉब के। तो एक सवाल था कि 1 से 40 के बीच में 3 कितनी बार आता है? और जो भी ये सवाल का आंसर अगर लाइव देख रहा है देगा, तो निश्चित तौर पर उसके लिए हम लोग का डेयरी मिल्क है, वो बस अपना स्कैनर या ये व्हाट्सएप कर दे, विल डेफिनेटली सेंड। कि 1 से 40 के बीच में हाउ मेनी टाइम्स द डिजिट 3 कम्स? दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर कोई आंसर दें, आई विल गिव यू सम टाइम। और बाद में भी जो देखेंगे वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई एम गिविंग 30 सेकेंड टू आंसर दिस क्वेश्चन इफ यू नो। So we are getting happy is giving some, people are giving the answers. So I'll tell you the right answer in a short while. So we have got the right answer. The right answer is actually, मैं ऑप्शन दे देता हूँ, 1, 4, 5, 13, 14। तो द राइट आंसर इज 14 एक्चुअली, 14 बार आता है। और हमारे पास एक राइट आंसर भी दिया हुआ है, वो अपना बाद में नंबर दे दें। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, 5 स्टार विनर है आप। सो मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि 1 से 40 के बीच में तो 3 कितनी बार आते हैं मुझसे बच्चों ने पूछा था। तो मैंने जोड़ना चालू किया 3, फिर मैंने जोड़ा 13, फिर 23 में आता है, फिर 33 में 2 बार आता है, तो मुझे लगा 5 बार इज द राइट आंसर। फिर मैंने ध्यान दिया कि 30 में भी आता है, 31 में भी आता है, 32 में आता है, 34, 35, 36, 37, 38, 39। So effectively it comes 14 times if you calculate it properly. Now when I came to know about this answer, कह रही 14 बार, जब मुझे रियलाइजेशन हुआ 14 टाइम्स, आई थॉट कि मैं 5 ही इतने दिन से क्यों सोच रहा था। मतलब मैं 5 सोच के खुश हो रहा था, 4 में सोचता, 5 मैंने पाया और 14 इज द राइट आंसर। सो देन आई रियलाइज्ड कि दिस इज द कैच। ये ऐसा चीज नहीं है कि हम लोग बचपन से नहीं पढ़े 1 से 40, द काउंटिंग एवरीवन नोज, बट द fundamental problem which I find or I understood from this problem statement is कि हम लोग का फिक्सेशन है। जैसे ही ये सवाल पूछा गया, 90% ऑफ अस, हम लोग मेंटली फिक्सेट हो जाते हैं कि 3 पीछे ढूंढना है, 3 आगे नहीं ढूंढना है। यूपीएससी और एनी एग्जाम डिमांड्स फ्लूइडिटी। आप सोचिए, आप अपने सोच का दायरा बढ़ाइए। ये अगर आप कर सकते हैं, देन यू हैव सॉल्व द एग्जाम विदाउट इवन थिंकिंग ऑफ कि क्या कोचिंग लेना है, क्या नहीं लेना है। यूपीएससी इज अ टॉप मोस्ट कंसल्टिंग काइंड ऑफ ए जॉब। मैं पिछले 6 साल से हूँ, और कंसल्टिंग जिस तरह से होती है, स्टार्टअप कंसल्टिंग, फाइनेंस, सबका आपको एक्सपोजर मिलता है। हर चीज आपको अगर आती है अच्छे से तो आप कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे दुर्गा पूजा भी आने वाला है। अब दुर्गा पूजा में क्या क्या चीजें हैं जो आपको समझ में आती हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं प्रशासन के रूप में, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, एक बड़ा फेस्टिवल होता है। जहां मैं हूँ जमशेदपुर में, कोलकाता के बगल में है, यहाँ भी एक बहुत बड़ा पर्व है ये। तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, आप जितने डायमेंशंस पे सोच सकते हो। लोगों का मैंने जो देखा है प्रिपरेशन के दौरान में भी, लोग फिक्सेट होते हैं, ये 5 आंसर लिखा गया है, ये 5 आंसर होना चाहिए। अगर आप इनमें डायमेंशंस ढूंढ सको, मैं चाहूंगा कि आप कमेंट्स में भी लिखें ताकि इंटरेक्टिव हो सके।
दुर्गा पूजा में क्या क्या डायमेंशंस हैं जो आपको लगते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के पर्सपेक्टिव से जरूरी है, और उसके बाद हम लोग आपको सवाल का आंसर भी करेंगे। तो सबसे पहला डायमेंशन होता है, मान लीजिए दुर्गा पूजा में, कि पंडाल कहाँ लगेगा, उसमें बिजली का कनेक्शन होगा तो बिजली कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं करेगा, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी तो है पंडाल का, बारिश में तो नहीं डूब जाएगा, लो लाइंग प्लेन पे है कि हाई लाइंग प्लेन पे है, उसका सर्टिफिकेट, कितने स्टॉल्स लगेंगे, कितनी भीड़ होगी, उनको शादी वर्दी में पुलिस को देने वर्दी वाले फोर्स वहां पे रहेंगे, कहाँ पे उनका विसर्जन होगा, क्या टाइमिंग होगी लोगों की, बच्चों के लिए लाउड स्पीकर वहां पे बेसिकली ये हेल्प डेस्क पोर्टल रहेगा कि नहीं, खोया पाया पोर्टल वहां पे क्रिएट किया जाएगा कि नहीं, देन खाने की चीजों में जो फूड टेस्टिंग होता है वो देखना होगा कि कहीं वहां मिलावट है कि नहीं है, अगर वहां पे किसी तरह की दुर्घटना हो जाती है तो दमकल है कि नहीं, वहां पे एम्बुलेंस है कि नहीं, वहां पे हेल्थ टीम है कि नहीं, देन भीड़ को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, रस्सा पार्टी रहेगी, किस तरह से वॉलेंटियर्स को कैसे पहचाना जाएगा, उनके आईडी कार्ड होंगे, कौन सा पंडाल किस रूट से विसर्जन करेगा, किस दिन पंडाल का पट खुलेगा। यू अंडरस्टैंड देयर इज ए लॉट ऑफ डिग्री ऑफ क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क। जितना डायमेंशन आप खोलते हैं किसी भी चीज का, उतना आप उस चीज में क्लैरिटी पाते हैं, और यही तैयारी का सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मैं सीधे मेंस पे आता हूं, फिर मैं प्रीलिम्स पे जाऊंगा। मेंस में सबसे जरूरी है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसके बारे में सोचें 10 सेकेंड, कि अगर ये क्वेश्चन है, मान लीजिए पॉल्यूशन हो रहा है तो मरीन लाइफ पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आप बिना किसी किताब को रिफर करते हुए 5 पॉइंट सोच सकते हैं क्वेश्चन के बारे में, इट इज वेल एंड गुड, देन यू आर एक्चुअली इनटू द गेम। और अगर आप नहीं सोच सकते हैं तो डू अ प्रैक्टिकल असेसमेंट शुरू में करना चाहिए, एंड देन यू शुड एक्चुअली थिंक कि हाँ इस एग्जाम में जंप करना है कि नहीं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कई लोग इस एग्जाम में 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जब दे देते हैं, देन दे रियलाइज कि नहीं, मे बी देर इज समथिंग विच इज लैकिंग बिहाइंड, और उसके बाद फिर से क्रिएट होने लगता है कि हमारा संक कॉस्ट हो गया, हमारा 3 साल 4 साल निकल गया है, तो हम और 2 साल अटेम्प्ट दे ही देते हैं, 2 अटेम्प्ट और देने में क्या जाता है, या 4 अटेम्प्ट और दे देते हैं। इससे बचना चाहिए, अपने आप को एक फिक्स टाइम देना चाहिए। सबसे पहले किस मेंटेलिटी से एग्जाम में कूदना चाहिए, मैं इस मेंटेलिटी से एग्जाम दे रहा था। मेरा एग्जाम निकलने का एक और कारण था, रैंक अच्छा आने का ऊपर वाले का तो कृपा था, माता पिता का आशीर्वाद भी था, कि मुझे ये मेरा ब्रेड एंड बटर एग्जाम नहीं था। मैं ऑलरेडी वर्क कर रहा था, मैंने सीएफए का एग्जाम दिया था, मेरी अच्छी सैलरी आ रही थी, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, सीएफए लेवल 3 भी निकल गया था, आरबीआई भी निकल गया था। यूपीएससी वॉज नॉट समथिंग कि मैं इसी कर रहा था। जैसा मैंने पहले बोला कि लाइफ का इसको एक पार्ट हो सकता है, लाइफ नहीं हो सकता है। और मैंने खुद को दिया था कि अगर मैं 2-3 साल, मैक्सिमम 3 साल में ये एग्जाम नहीं निकालता हूँ, तो मैं अपने जो लाइफ में काम कर रहा हूँ वो करूंगा। इसका मतलब मैं इसके लिए नहीं बना हूँ, या इस जिंदगी में मुझे इस एग्जाम को हो सकता है नहीं निकालने का होगा। तो इस एक्सेप्टेंस को, ट्रूथ को एक्सेप्ट करते हुए पहले एग्जाम में कूदना चाहिए। कई लोग एग्जाम में कूदने के बाद सोचते हैं कि अब तो नाव बीच में आ गया है, बीच समंदर में हम फंस गए हैं, अब इधर जाएं या उधर जाएं। ना इधर आ पाते हैं ना उधर जा पाते हैं, क्योंकि जब नाव चलाना चालू किए थे तो नाव का कंट्रोल छोड़ दिया था आपने, अपने नाव को बस बहाव में बहने दिया। तो जब आप कंट्रोल्ड वे में अपनी नौका चलाते हैं या अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं, तो एवरी सिंगल डे यू शुड थिंक एंड गिव योरसेल्फ फीडबैक, क्या मैं इस जर्नी की ओर बढ़ रहा हूँ, क्या मैं आगे जा रहा हूँ, क्या मैं आगे नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज के साथ आप बढ़िए आगे। और जैसा कि मैं देख सकता हूं कि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं सीधे अटेम्प्ट अब बताता हूं। सबसे पहले प्रीलिम्स का मैंने क्या अप्रोच अपनाया था, मेरे पास कम समय था, तो मैंने देखा कि जो कन्वेंशनल बुक्स हैं सबको पता है, मैं उसी बुक लिस्ट को, एनसीईआरटीज आप पढ़ सकते हैं। देखिए, सारा खेल समय का है। अगर आप दिल्ली में हैं, आपके पास समय है, तो आप नोट्स भी पढ़ सकते हैं कोचिंग के, आप उनके शॉर्ट जो पूरे बुकलेट आते हैं उसको भी पढ़ सकते हैं, आप रोज दिन का न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, आप उसके सपोर्टिंग बुक्स भी पढ़ सकते हैं। इसमें कहीं कोई संशय नहीं रखिए कि ज्यादा पढ़ लेने से इस एग्जाम को निकाला जा सकता है। क्वालिटी इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। इसका भी मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैं रोज ऑफिस जाता था मुंबई में, रोज पैदल जाता था, और जो यात्रा थी, पहले दिन जब मैंने पैदल गया, जब मैं ऑटो छूट गया मेरा, और जब लेट हो गया, उस दिन ऑटो का स्ट्राइक था, छूटा नहीं, तो मुझे बहुत डर लगा उस 2 किलोमीटर में, क्योंकि मुझे रास्ता नहीं देखा हुआ था शुरू शुरू। तो मैं जब गया तो मैं डरते, इधर पूछते पाछते, गूगल को देखते, पापा को फोन करते हुए किसी तरह अपने ऑफिस पहुंचा, और जान में जान नहीं। दूसरे दिन थोड़े कॉन्फिडेंस से गया, तीसरे दिन और कॉन्फिडेंस है, चौथे दिन और कॉन्फिडेंस है। जब 4 साल लगातार मैं उसी रोड पे रोज दिन सुबह शाम, रात के 12 बजे या सुबह के 6 बजे 9 बजे ऑफिस जाता था,
आई न्यू ये भी कि इस पेड़ के इस पत्ते का कलर चेंज हो रहा है, यहाँ पे कल ये चाय वाला इस समय यहाँ पे बेच रहा था। मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ, ये लाइफ हैज बीन माई ग्रेटेस्ट टीचर। मैंने ये रियलाइज किया कि अगर आप एक ही रास्ता, एक ही किताब बार बार पढ़ते हैं, तो आपको उसकी इंट्रेसिटीज जो होती हैं और भी चीजें जो होती हैं समझ में आती हैं, रादर देन आप इस किताब से लेके उस किताब पे भाग रहे हैं, इस नोट से उस नोट्स पे भाग रहे हैं, आप विजन पढ़ रहे हैं, इंसाइट्स पढ़ रहे हैं, फोरम पढ़ रहे हैं, आईएएस बाबा पढ़ रहे हैं, आप सारी चीजों को पढ़ रहे हैं, पढ़ एक ही चीज रहे हैं, पर पढ़ नहीं पा रहे हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे। बात समझ रहे हैं? उस ऑफिस जाने के 3 रास्ते थे। जब मैं दूसरे रास्ते से जाता था तो मुझे घबराहट होने लगती थी कि अरे यार, ये रास्ता में तो यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पे छेद है, ये मुझे मालूम ही नहीं था, ये तो कुछ नया ही निकल गया। तो यही एग्जाम में भी होना चाहिए, एक रास्ता डिफाइन कीजिए, कोई एक बुक पकड़िए जो आपको अच्छे लगे,